अशोक सज्जनहार जी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि पूर्व राजनयिक है। अशोक जी देखिए, अब प्रतिबंध बहुत ही व्यापक होने वाले हैं रूस पर, चाहे वो हम वित्तीय सेक्टर की बात कर लें, ऊर्जा की, परिवहन और रूस से जुड़े हुए जितने भी सैंक्शंस हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि गौरव कह रहे थे कि रूस ने सभी बातों का आकलन कर लिया है, प्रोज उनको ज्यादा नजर आए, कॉन्स कम नजर आए और यही वजह थी कि वो आगे बढ़े और इस तरीके का अटैक किया। लेकिन अब आने वाले वक्त में जब इस वॉर पर, जब इस पूरी विषम परिस्थिति पर एक तरीके से पूर्ण विराम लगेगा, तब रूस के लिए किस तरीके का अब व्यापक असर देखा जाएगा वैश्विक तौर पर, यानी कि जो देश जिनके साथ वो व्यापार करता है वो कैसा व्यवहार करने वाले हैं रूस के साथ। देखिए, दो तीन चीजें हैं इसमें नेहा जी जो समझनी है। एक तो मैं बिल्कुल गौरव से ये सहमत हूं, जो राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी तरीके से इनको जो भी है प्रतिबंध लगने हैं, सैंक्शंस हैं, इनको उन्होंने फैक्टर कर लिया था, फैक्टर इन कर लिया है जो भाई ये। और देखिए, उनके ऊपर प्रतिबंध बहुत समय से लगते रहे हैं, ये नहीं है जो ये पहली बार प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1990 के बाद अगर देखें, 2008 में जब हुआ जॉर्जिया में हादसा हुआ, जब 2014 में क्राइमिया को उसने एनेक्स किया, तो प्रतिबंध लगते रहे हैं। तो प्रतिबंधों से जूझना उसे बड़ी अच्छी तरह आता है और इस समय भी उसको मालूम था जो प्रतिबंध लगेंगे, तो इसीलिए वो सब फैक्टर इन कर दिया गया है। दूसरी बात है जो अगर हम देखें, और जैसे कि कल भी हुआ, एक दिन में करीब $6-8 प्रति बैरल के उससे दाम बढ़ गए हैं, तेल के, गैस के भी दाम बढ़ गए हैं। तो इसीलिए ये तो जो रूस है उसकी क्या वो ज्यादा निर्यात करता है, एक तो हाइड्रोकार्बन्स करता है, फॉसिल फ्यूल्स करता है, एनर्जी करता है, ऑयल, गैस, कोल करता है, इन सब के दाम बढ़ेंगे। इन सब के दाम अगर बढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत ये फायदा होने वाला है। तीसरी बात है, उसके पास देखिए करीब 600-650 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो उसने ये सब तैयारी पहले ही की हुई है, जो भी उसके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगते हैं उसको वो अच्छी तरीके से निभा लेगा, उससे उसको इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ ही महीने पहले, पिछले साल नवंबर में मैं मॉस्को में गया था। हालांकि कितने उनके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, परंतु उनकी आर्थिक व्यवस्था स्थिति पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा और जो उनकी लाइफस्टाइल में कोई इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ हो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। उनके सब स्टोर्स वगैरह सब कुछ भरे हुए हैं। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए पिछले कुछ सालों में और 2014-15 के बाद स्पेशली जब सैंक्शंस ये लगे हैं, तब से रूस और चीन के जो संबंध हैं बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गए हैं, बहुत ज्यादा गहरे हो गए हैं। तो अगर हम ये कहें नॉर्ड स्ट्रीम 2 में इसको हमने सर्टिफिकेशन मना कर दिया है, बंद कर दिया है, तो उधर से गैस यहाँ पर यूरोप में नहीं आएगी, तो ये गैस वहां पर चीन को भेजी जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा पाइपलाइंस वगैरह वगैरह लगाने में, परंतु फिर भी चीन तो इतना ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है, इतनी ज्यादा उसकी डिमांड है। और पूरे अगर ट्रेड में देखा जाए तो इतना ज्यादा रूस का पूरे विश्व से इतना ज्यादा ट्रेड नहीं है जिससे कि उसको इतना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़े या बुरा असर पड़े। और उसने बिल्कुल ये सोचा है, जो उसके लिए जो ये सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे कि जो थोड़ा उसको पेन और सैक्रिफाइस जो उसको करना पड़े अगर ये सैंक्शंस पर लगते हैं। परंतु आखिर में मैं यही कहूंगा फिर से नेहा जी, दैट दिस इज अ टोटली अननेसेसरी वॉर। मतलब इसमें जब राष्ट्रपति पुतिन ये कहते हैं जो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई नहीं होता है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कोई ऐसा तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया आ जाती है कहने के लिए ये तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनको ध्यान से बात करनी चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है ही नहीं और फिर भी धमकी दे रहा है पुतिन। मेरे विचार से ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल उनका ये तरीका है।